जानते हैं कि किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें एटम के साइज़ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और एटम के साइज़ को डिफाइन करा जाता है उसकी रेडियस से। लेकिन हमें क्लास 11 में एक रेडियस पढ़ करके ही एटम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है और हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियसेस पढ़नी होती हैं, जिनमें से सबसे पहली रेडियस आती है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है बच्चों? अगर हम थोड़ी देर के लिए एटम को एक स्फीयर मान लें, एक गोला मान लें, तो स्फीयर में आपको पता है स्फीयर का एक सेंटर होता है, उससे उसकी जो जहां तक बाउंड्री होती है उसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं। या फिर हम लोग जैसे बात करें किसी एक सर्कल की, तो सर्कल में आप जानते हैं कि सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट से उसकी जो सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस या परिधि की दूरी होती है उसको भी हम रेडियस आर बोलते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम इसको अप्लाई कर दें किसके ऊपर? एक एटम के ऊपर, तो एटम में आपको पता है बच्चों सेंटर में क्या होता है? सेंटर में होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, दैट मीन्स न्यूक्लियस, और इसके बाद होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन के और आपके सेल्स। तो सबसे जो आउटर सेल हो, जैसे यहाँ पर आप देखें ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर सेल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। लेकिन एटॉमिक रेडियस की डिफिनीशन अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक वर्ड आता है, किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन के कोष की कुल दूरी। ये बच्चों पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट डिफिनीशन है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। आपको जो एटम लेना होता है वो आइसोलेटेड गैसियस लेना होता है। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, आइसोलेटेड और गैसियस। आपको जब एटॉमिक रेडियस पता करनी है तो आपको लेना होगा आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आइसोलेटेड मतलब जिस एटम की आप रेडियस पता कर रहे हो वो अकेला होना चाहिए। और हम लोगों को पता है कि अगर बात की जाए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन जैसी इनर्ट गैसेस को छोड़ दिया जाए तो हर एटम आइसोलेटेड नहीं होता, अकेला नहीं होता है। अगर आप H2 को ढूंढने जाएंगे तो 2 होंगे, O2 को ढूंढने जाएंगे ऑक्सीजन को तो वो भी 2 होंगे। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, अधिकांश तत्व जो हैं वो बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं। एक समस्या तो ये हो गई कि डिफिनीशन में चाहिए आइसोलेटेड एटम, और आइसोलेटेड एटम होते ही नहीं है सिर्फ इनर्ट गैस को छोड़कर। दूसरी समस्या ये आती है कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा कुछ सर्कुलर नहीं है, वो कभी कभी न्यूक्लियस के पास आएगा, कभी न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। ये फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना, मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों इस पर। अगर हम लोग न्यूक्लियस को ड्रॉ करेंगे, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो इसमें कभी इलेक्ट्रॉन पास आएगा, कभी इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। दैट मीन्स एटम की पोजीशन को फिक्स कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम एटॉमिक रेडियस कैसा पता करें? एटॉम की रेडियस ये होगी या फिर एटम की रेडियस ये होगी। तो एटम की रेडियस को जस्टिफाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम आइसोलेटेड एटम्स नहीं पा सकते हैं, विलगित परमाणु नहीं पा सकते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन नहीं जान सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों जुकाम एडजस्ट करिएगा। यहां पर इन 2 समस्याओं की वजह से यह डिसाइड किया गया, यहां पर जरा पढ़ें, यहां पर एक वर्ड लिखा है आइसोलेटेड एटम। रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड करेक्टली बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट आइसोलेटेड एटम। अकेले नहीं मिल सकता है, तो इसका मतलब एटम फिर मिलेगा कैसे? तो एटम मिलेगा बॉन्डेड फॉर्म में। और अगर बॉन्डेड फॉर्म की बात की जाए तो बॉन्डेड फॉर्म की हम जब बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे कितनी तरह के आप बॉन्ड पा सकते हैं। तो आप कहेंगे हम एक बॉन्ड पा सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए हम लोग पता करेंगे कोवैलेंट रेडियस। दूसरे फोर्स से जो लोग बंधे होते हैं वो है वंडरवाल फोर्स, तो हम लोग दूसरी रेडियस पता करेंगे वंडरवाल रेडियस। इसके अलावा मेटल्स के बीच में मेटैलिक बॉन्ड होता है तो हम लोग पता करेंगे मेटैलिक रेडियस। इसके बाद हम लोग पता करेंगे आयंस के लिए आयनिक रेडियस। तो हम सभी को इन सब की रेडियस पढ़नी होगी। इसके अलावा इनका कंपैरिजन पढ़ना होगा। हमें ये भी पढ़ने होंगे कि नीट जेईई जैसे क्वेश्चंस, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन भी हमें करने होंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते कोवैलेंट रेडियस की। तो कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में बंधे हुए 2 आप एटम देख लो, जैसे यहाँ पर देखिए 2 एटम बंधे हुए हैं, उन दोनों के बीच की आप डिस्टेंस देख लीजिए, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं।
तो जो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की ये डिस्टेंस निकल के आई, मैं इसको ओ से लिख दे रहा हूँ और इसको ओ डैश से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपने इनके बीच की डिस्टेंस ओ डैश देखी है उसका जस्ट आप हाफ कर दीजिए और आपको मिल जाती है आर सी। आर सी मतलब कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या है? डी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ डी से रिप्रेजेंट किया गया है इस डिस्टेंस को, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, है ना, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स। अब आप इसके बाद देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड में मैं आपको एक रेडियस में एक पॉइंट बता रहा हूं जो आपको किसी भी मोस्टली किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सुनने को नहीं मिलेगा। देखिए, जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात आती है तो कोवेलेंट बॉन्ड केवल सिंगल नहीं होता है। आप देखें, हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड होता है, पर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, बदलती जाती है। और हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड हरदम यूज करेंगे सिंगल। दैट मीन्स हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ले करके ही रेडियस पता करते हैं, ठीक है ना। डबल और ट्रिपल नहीं पता करते हैं। तो फिर डबल और ट्रिपल की कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम लोग अगर ऑक्सीजन की पता करने जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की हम पता करेंगे H2O2 से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन की पता करना है तो N2 नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? NH3 अमोनिया का यूज़ करेंगे। और इसमें आप जानते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ जो हमारे दो हाइड्रोजन यहाँ लगे हैं वो सिंगल बॉन्ड से लगे हैं। तो हरदम कोवेलेंट रेडियस जब भी निकाली जाएगी वो सिंगल बॉन्ड के लिए ही निकाली जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है वान डेर वाल्स रेडियस। तो आपको पता है कि जो वान डेर वाल फोर्स होता है वो अब तक के जो भी हमारे एटम्स हैं उनमें सबसे वीकेस्ट जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है? वान डेर वाल फोर्स होता है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले दो एटम्स लेने होंगे, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल थोड़ा सा छूट गया है, मैं आपको बना के दिखा दूँ इसके लिए। देखिए, अगर क्लोरीन एटम की बात की जाए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों एटम क्लोरीन के ही हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये दोनों एटम क्लोरीन के हैं, जो यहाँ बोर्ड में अभी ड्रॉ हैं ये क्लोरीन एटम्स हैं दोनों। तो बच्चों, क्लोरीन एटम के लिए क्या होगा कि क्लोरीन एटम के लिए फॉर Cl2, जो Cl2 होता है उसकी लंबाई OO डैश जो होती है 198 पिकोमीटर होती है, ठीक है। और इसका अगर हाफ कर दिया जाए तो R कोवेलेंट किसके लिए निकालें? अगर Cl के लिए तो 99 पिकोमीटर मिलती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इस लेंथ को याद भी कर सकते हैं बच्चों कि ये कितनी होती है? 99 पिकोमीटर होती है, ठीक है ना। ये एक नंबर है आपके लिए, थोड़ा सा याद करने वाला नंबर हो गया। एक एग्जाम्पल है कि क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस कितनी होती है बच्चों? 99 पिकोमीटर। याद ऐसे आ गया क्योंकि वान डेर वाल में भी फिर क्लोरीन का ही एग्जाम्पल लेना है। तो आपको क्या करना है? वान डेर वाल रेडियस पता करने के लिए आपको दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। जैसे मैंने क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल ले लिए, देखें, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये एक Cl2 का मॉलिक्यूल है और एक ये Cl2 का मॉलिक्यूल है। बच्चों, मेरे पास यहां पर Cl2 मॉलिक्यूल दो हो गए। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आपको सबसे पास वाले दो एटम ढूंढ लेने हैं। अब मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कि सबसे पास वाले इसमें दो एटम आपको कौन से दिख रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि ये दोनों सबसे पास के एटम हैं, ये दोनों। और अगर ये दोनों बच्चों सबसे पास के एटम हैं तो बस इन्हीं के बीच की आप डिस्टेंस ले लीजिए और हाफ कर दीजिए। तो R वान डेर वाल अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? OO डैश अपॉन में 2 हो जाएगा, OO डैश अपॉन 2। तो इस तरह की रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? वान डेर वाल रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात ये हो जाती है कि Cl2 के दो मॉलिक्यूल्स में अगर इन दोनों एटम्स के बीच की दूरी देखी जाए वो 360 पिकोमीटर होती है बच्चों। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो क्या है आपकी? 360 पिकोमीटर। तो ये डिस्टेंस है बच्चों 360 पिकोमीटर। इसलिए R वान डेर वाल निकालेंगे फॉर किसके लिए? Cl के लिए, तो वो हो जाएगी 360/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 180 पिकोमीटर। ये हो गई आपकी बच्चों वान डेर वाल रेडियस। अगर आप मैं पूछूं कि बताइए वान डेर वाल रेडियस में और कोवेलेंट रेडियस में से कौन सी बड़ी है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आप देखो कि ये काफ़ी दूर दूर आपको लग रहे हैं, जबकि आप देखिए कोवेलेंट में काफ़ी इतना एरिया जरा आप देखें दोनों में ओवरलैप हो गया है।
ये कॉमन हो गया दोनों में इतना एरिया, तो इतने एरिया में ये लोग पेनिट्रेट कर गए, एक दूसरे के अंदर घुस गए। अभी तो एटम ऐसे थे और ये ऐसे करके चले गए तो एरिया कम पड़ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो वान डेर वाल रेडियस निकली है, आर वान डेर वाल निकली है, वो बड़ी है और आर कोवैलेंट क्या है, छोटी है। क्यों? क्योंकि वान डेर वाल में देखें तो एटम बहुत ही दूर हो गए, इसलिए ये कहेंगे कि वान डेर वाल बड़ी होती है और कोवैलेंट क्या होती है, हमारी छोटी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए कोवैलेंट रेडियस तो दी है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अपने पास से बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं आयनिक रेडियस की। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर आयनिक रेडियस की। अगर आयनिक रेडियस की बात की जाए तो आपको पता है आयंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटायंस। कैटायंस पे क्या होता है बच्चों, हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे हमारे बच्चों क्या होते हैं, एनायंस होते हैं, जिन पर क्या होता है बच्चों, निगेटिव चार्ज होता है। अब इनको हम लोग जरा समझेंगे दोनों को एक साथ। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक कैटायन ले लेते हैं Na+, और इसके एक्चुअल एटम सोडियम से इसको कंपेयर करेंगे। उसी तरह से अगर निगेटिव आयन की बात की जाए तो ये Cl- इसको कंपेयर करेंगे, किससे, Cl से कंपेयर करेंगे। अब जरा आप मुझे हेल्प करें, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें आप बच्चों, ये बता दें कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आप बोलेंगे 11 होता है। 11 का क्या बनता है, तो आप बोलोगे 11 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। अब इसने तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो आप बोलेंगे क्या बचा इसका एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। अब आप ध्यान दें कि अगर सोडियम के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल लिए होते तो इस तरह से 3 सेल से घट के 2 सेल नहीं हुए होते, लेकिन ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि इसी से सबका आपको आइडिया मिल जाएगा कि जब भी एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो आप बताएं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि क्या प्रोटॉनों के ऊपर इससे कोई असर पड़ेगा। तो आपका जवाब होगा नहीं, इससे प्रोटॉनों का क्या लेना देना, इलेक्ट्रॉन चले गए, बात खत्म हो गई। तो प्रोटॉन्स अभी भी उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ गए पहले से। दैट मीन्स प्रोटॉन का इफेक्ट इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बढ़ गया, प्रोटॉनों की ताकत बढ़ गई तो एटम श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। दैट मीन्स इन दोनों में बच्चों कौन बड़ा होगा, आप मुझे सजेस्ट करें, तब तक मैं आपको टाइम दे रहा हूं। सेकेंड हिस्से में आ जाते हैं तो Cl का होता है 2,8,7 और ये बढ़ के क्या हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया 2,8,8। अब देखें यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का खेल है सारा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है 11, और इसका बच्चों इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 11, तो ये रेशियो बच्चों क्या निकला, यहाँ पर 1 निकला। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो एटॉमिक नंबर बच्चों क्या हो गया 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी कितने बचे हैं 10। अब बताइए जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ पर जेड इफेक्टिव 1.1 हो गया, यहाँ जेड इफेक्टिव 1.1 हो गया, और यहाँ जेड इफेक्टिव कितना हो गया बच्चों मेरा 1 हो गया। तो जेड इफेक्टिव जब ज़्यादा हो जाता है, जेड इफेक्टिव जब मेरा ज़्यादा हो जाता है तो साइज़ घट जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। तो किसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है आप बताइए दोनों में से, तो Na+ का ज़्यादा है, इसलिए Na+ का साइज़ क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक बात। इसी तरह से हम लोग क्लोरीन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम जेड इफेक्टिव निकाल लें तो हम देखेंगे Cl का यहाँ पर 17 एटॉमिक नंबर है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है, दैट मीन्स यहाँ तो 1 होगा। पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन 18 हो गए और एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17/18। दैट मीन्स ये नंबर कुछ एक से कम होगा, एक से कुछ कम होगा। इसका मतलब यहाँ पर जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर जेड इफेक्टिव इसका ज़्यादा है, और जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है उसके अपोजिट वाले का साइज ज़्यादा है। ये जैसे यहाँ पर जेड इफेक्टिव इसका ज़्यादा था, जेड इफेक्टिव जिसका ज़्यादा उसका साइज़ कम, जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा उसका साइज़ कम, इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो इसका साइज़ कम। बहुत कॉमन सी बात है बच्चों।
जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो साइज कम, बस दोनों को आप कंपेयर कर लें। तो किसी कैटायन या एनायन की रेडियस क्या होती है? जब कोई कैटायन या एनायन अपने न्यूट्रल एटम से कैटायन या एनायन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें उसके कन्वर्ट होने पर उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हम लोग समझ सकते हैं कि उसकी रेडियस पे किस तरह का असर पड़ेगा। अब इसके बाद एक और हमें पढ़नी है और वो है हमारी मेटालिक रेडियस। तो क्या होती है मेटालिक रेडियस? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मेटल के कोर में सॉलिड स्टेट चैप्टर अभी तो रहा नहीं, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा होता आप सभी ने, ये आपका दुर्भाग्य है कि सॉलिड स्टेट चैप्टर है नहीं आपके यहाँ सिलेबस में। अगर हम लोग बात करें किसी भी क्रिस्टल की जिसमें एटम्स हों, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कॉपर के 2 एटम्स, वैसे ये एक साइज़ के बनते तो ज़्यादा अच्छा था, ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और टाइम भी बहुत लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा इक्वल साइज़ के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पर 2 एटम आप देख रहे हैं, मैं मान लेता हूँ ये कॉपर के दो एटम कॉपर के हैं। ये दोनों एटम बच्चों किसके हो गए? कॉपर के हो गए। अब आपको ध्यान देना होगा जब भी मेटेलिक बॉन्ड की हमारी बात आती है तो मेटेलिक बॉन्ड में कभी कोई इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग नहीं होती है, इनके न्यूक्लियस बस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं और यहाँ पर डिस्टेंस है इनकी 256 पिकोमीटर। तो इनकी मेटेलिक रेडियस कॉपर के लिए क्या हो जाएगी? इनके लिए मेटेलिक रेडियस हो जाएगी 256/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 128 पिकोमीटर। तो अब क्वेश्चन ये है कि बताइए, अगर हम बात करें मेटेलिक रेडियस में, अगर हम बात करें कोवैलेंट की और हम बात करें वान डेर वाल की, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन? तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा होता है? आपका वान डेर वाल्स होता है। दैट मीन्स ये सबसे बड़े साइज़ की होगी, ये सबसे बड़े साइज़ की होगी। कौन? हमारी वान डेर वाल रेडियस नंबर 1 होगी। फिर उससे छोटी कौन सी होगी? हमारी मेटेलिक रेडियस। देखिए दोनों अभी दूर दूर हैं एक दूसरे से, जबकि जो हमारी कोवेलेंट रेडियस होती है उसमें एटम्स जो है एक दूसरे के इंसर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स 3rd नंबर पे कौन आता है? हमारा कोवेलेंट रेडियस आती है। अब हमें क्या करना है? हमें ये फाइंड आउट करना है कि इससे बेसिक पे क्या न्यूमेरिकल हमारे आते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हमारे सामने है वो जेई मेंस का 2022 में आया था। अब इसमें पूछ रहे हैं कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बच्चों ये होता है जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमें बात नहीं करनी, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अब देखिए बात किसकी चल रही है, यहाँ जरा ध्यान दें। तो आप कहेंगे एल्युमिनियम ट्रिपल+ की बात चल रही है। तो एल्युमिनियम का बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है, जरा मुझे बताएं, भूल गया हूँ मैं। तो आप कहेंगे एल्युमिनियम का तो 13 होता है और एल्युमिनियम से बन गया एल्युमिनियम ट्रिपल+ आयन। दैट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? अब इसके पास 13 से घट के 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए 10 इलेक्ट्रॉन में क्या Br ब्रोमीन आ सकता है? क्या बेरिलियम आ सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। लिथियम आ सकता है? नहीं आ सकता है भाई। क्या पोटेशियम 19 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो 3 ऑप्शन तो मैंने ऐसे खट्टम पिट्टम में खेल दिए। ऑक्सीजन के पास 8 होते उसने 2 ले लिए, 10 हो गया। मैग्नीशियम के पास 12 होते उसने 2 छोड़ दिए, उसके पास 10 हो गए। बताइए ये जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। और आप बताएं क्या बच्चों जैसा खिलवाड़ नहीं पूछते हैं? बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होती है। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा? चलिए ट्राई करें इसमें जरा। जेई मेंस के 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने है। पूछ रहे हैं कि इसको आप करेक्ट ऑर्डर में लिख दीजिए। तो जब आप करेक्ट ऑर्डर में लिखने की बात करते हैं तो देखिए जो सबसे बड़ा साइज होता है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में कहीं नोट डाउन जरूर कर लें। तो मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा जितना ज़्यादा निगेटिव उतनी बड़ी रेडियस। बहुत बेसिक बात लिख दी है। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव, कोई जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो क्या होगा? उतनी छोटी रेडियस। बस इसको याद कर लो, जेई जैसे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। बताओ इन सब में सबसे बड़ा निगेटिव चार्ज कौन दिख रहा है? नंबर 1 नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद उससे कम चार्ज किस पे दिख रहा है? आप कहोगे ऑक्सीजन। उससे कम किस पे दिख रहा है? फ्लोरीन।
पॉजिटिव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जिसमें होगा वो सबसे छोटा होगा, तो नंबर 3 पे आएगा सबसे छोटा, उससे बड़ा मैग्नीशियम, उससे बड़ा सोडियम। तो सबसे बड़े साइज की तरफ चलें तो नाइट्रोजन इन दोनों में होगा, नंबर 2 पे ऑक्सीजन होगा। बस यही ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। लीजिए एल्युमिनियम देखिए सबसे छोटा, उससे बड़ा मैग्नीशियम 2 नंबर, सोडियम 1 नंबर, और फिर ये देखिए 3 2 1 और 1 2 3, देखिए ना ऐसे है कि नहीं है, 3 2 1, ठीक है, और इधर से 3 2 और 1। आप तो कहेंगे इन पे चार्ज भी उसी तरह लगा हुआ है, हाँ सही बात है, ये क्रम बन गया वो बात अलग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, क्या आप बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे? बोलो मेरे टॉपर्स, अरे मेरे टॉपर्स बताओ, जेई का क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं? ऑक्सीजन 8 था, 2 ले लिए 10 हो गया। और देखिए 2 मिनट बच्चों वेट करिएगा, लेक्चर ये शेयर होने लगा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर 8 थे, 10 होने लगा है, 9 से ये भी 10 हो गया, 11 से ये भी 10 हो गया, मैग्नीशियम 10 होगा। और मेरे भाई हद हो गई यार, ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अरे कुछ तो समय देते, कुछ तो समय देते चेक करने का। पहले नंबर पे आ गया जेई मेन 2017 का, सब में देखो 2 लिए, माइनस मतलब लिए, प्लस मतलब दिए, इतना सिंपल होता है, कितना सिंपल होता है। ये पता होता ना तो मैं यहाँ पढ़ाता ना, अगर मुझे कोई टीचर ऐसे बताता ना तो मैं जेई करके कहीं इंजीनियर होता। चलिए मैं नहीं बन पाया इंजीनियर जेई जैसा, आप मेरे प्यारे बच्चों जरूर बनोगे। 10 10 10 सब में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ आयनिक रेडियस का ऑर्डर बता दो भाई, कमेंट सेक्शन में जा करके, कमेंट सेक्शन में जाके इसका ऑर्डर बता दो। मुझे तो नहीं आ रहा, मैं भूल गया कैसे निकाला जाता है। इसका भी ऑर्डर पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों याददाश्त सी जा रही है मेरी याददाश्त क्यों जा रही है भाई। ये हो गया 19, इसके पास बच्चे 18, 11 था बचा 10, ये बचा 10 और ये भी बचा 10, मतलब ये तो ऑलरेडी इतना बड़ा है, तो पोटेशियम वाला तो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा चार्ज उतना छोटा, तो सबसे ज़्यादा चार्ज एल्युमिनियम के ऊपर है, तो सबसे छोटा ये, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो रख दो इनको ऑर्डर में, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और पोटेशियम। आई माँ क्या हो रहा है भाई ये। चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं और इनमें पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन सब बराबर हैं, इनका क्रम क्या होगा। बता तो चुका हूँ, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना छोटा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। क्या करूँ, लगा दूँ टिक? 5 करोड़ का सवाल है, लॉक किया जाए? जी बिल्कुल लॉक कर दें, इसको लॉक कर दें, इसको किसको लॉक कर दें भाई? सब में 10 10 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे भाई, 14 से 10, 13 से 10, 12 से 10, जब जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना छोटा। मैंने लगा दिया। इन सब में सबसे छोटा कौन होगा आप बताइए? अरे मेरे भाई सबसे छोटा सिलिकॉन होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज, सबसे छोटा साइज। यहाँ पर देखिए इनका ऑर्डर लिखना है, निगेटिव में जितना ज़्यादा माइनस उतना बड़ा, तो जितना ज़्यादा माइनस, सबसे ज़्यादा माइनस तो सल्फर पे है, सल्फर सबसे बड़ा होना चाहिए था। फिर उसके बाद किसका नंबर आना चाहिए था? सल्फर के बाद क्लोरीन का नंबर आना चाहिए था। क्लोरीन के बाद नंबर आएगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन में लिया जाएगा। तो देखिए सल्फर का जो साइज़ है वो 18 हो जाएगा, क्लोरीन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर फ्लोरीन हो गया। सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी आप बताओ? तो देखिए निगेटिव वाले तो पॉजिटिव से ऐसे भी बड़े होते हैं, निगेटिव वाले पॉजिटिव से ऐसे बड़े होते हैं। तीसरी बार बोलूं, निगेटिव वाले तो ऐसे भी बड़े होते हैं पॉजिटिव से, तो निगेटिव को काट दो, पॉजिटिव में चेक कर लो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना छोटा, बस मैग्नीशियम हो गया। बताओ किन में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं? ये देखो इसमें छोड़ दिए 2 इसने, तो ये हो गया जाकर के 10 11। अरे मेरे भाई नहीं बन पाया। क्लोरीन ने 1 ले लिया, ये हो गया 18 18। मैग्नीशियम का हो गया 12, इसने 3 छोड़ दिए 10। नहीं ये हो तो गया, क्या जरूरत बाकी चेक करने की। तो इस तरह से छोटू छोटू से क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। एक और चेक करें, एक और चेक करें, बहुत छोटू सा क्वेश्चन लिखा है और मैं इस छोटू से क्वेश्चन को थोड़ा बीच में लाऊंगा, आपके लिए थोड़ा बीच में ले आऊं। आप बताओ, पढ़ने में भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा कर दूंगा, तो इतने में ही जरा बताएं इनमें क्या समानता है। तो इनमें क्या सिमिलरिटी, देखो ये क्या लिखा है, क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सा बना हुआ है, लेकिन ये मेरे हिसाब से यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए था कि नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस, ऑक्सीजन डबल माइनस,
फ्लोरीन और सोडियम प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, ठीक है, फ्लोरीन सिंगल माइनस। वैसे मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन ये लगा है यहाँ पर बोर्ड में आपके सामने, ये कुछ ना कुछ तो इसमें मिसप्रिंट है, मुझे लगता है, मुझे देख लेना चाहिए, ठीक है। एन ट्रिपल माइनस है, मिसप्रिंटेड है, एन ट्रिपल माइनस है। इसके बाद फ्लोरीन सिंगल माइनस है, मैग्नीशियम में आप देखेंगे तो डबल प्लस है, और ऑक्सीजन पे भी डबल माइनस है। मैंने जो सोचा था वही सही है, मिसप्रिंट है बच्चों, मिसप्रिंट है, एकदम मिसप्रिंट है। अगर होता तो इसको सॉल्व करते, लेकिन ये मिसप्रिंट लग रहा था। क्या सिमिलरिटी है, नाइट्रोजन ने बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए 10, ऑक्सीजन ने 2 ले लिया 10, फ्लोरीन ने 1 ले लिया 10 10 10 10 10 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, क्या हैं ये लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनको बोलते सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या है, इनको आयनिक रेडियस के ऑर्डर में सेट करना है। आप मेरी हेल्प कर पाएंगे क्या? अरे मेरे भाई, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा मैग्नीशियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ी फ्लोरीन, उससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये। साइज बताया, जितना ज़्यादा प्लस उतना छोटा, और जितना ज़्यादा माइनस वो उतना ही ज़्यादा बड़ा। अब बच्चों ये वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, लगातार 2 मिनट समय दीजिएगा, टाइम भी देखना होता है जिससे आपके करने लायक रहे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। अब मैं इस वीडियो को सम अप करूँगा और बात करूँगा कि हमने क्या बात करी। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात करी, फिर कोवैलेंट रेडियस की बात करी। कोवैलेंट रेडियस में हमने बताया कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्डेड एटम होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है। इसी तरह से हम लोगों ने बात करी वान डेर वाल रेडियस की। वान डेर वाल रेडियस के बाद हम लोगों ने 2 और रेडियसेस की बात करी जो यहाँ नहीं लिखी हैं। आयनिक रेडियस जिसमें कैटायन आयनायन हुए, और मेटालिक रेडियस। इसके अलावा हम लोगों ने किए कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे जाके बताइए। आपको वीडियो में कोई भी अगर लगता है कि सुधार की ज़रूरत है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में निसंकोच बता सकते हैं। कुछ अच्छा लगा, एक भी हिस्सा अच्छा लगा, एक प्रश्न अच्छा लगा, एक बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया अगर कोई निःशुल्क काम दूसरे के लिए बहुत कुछ बन जाता है तो हमें उसके करने में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। और अपने किसी एक 11th के फ्रेंड को इसको आप शेयर जरूर कर दीजिए। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पर्यावरण का जल संरक्षण, वन संरक्षण करिए और देश प्रेम करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।